नमस्कार, मैं हूं शिवम यादव। अपने इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। 2024 का चुनावी शंखनाद हो चुका है और सभी अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं उससे यह तय होगा कि 24 में ऊंट किस करवट बैठने वाला है। बीजेपी 2014 में बीते 30 सालों में अपने दम पर लोकसभा में बहुमत हासिल करने वाली पहली पार्टी बनी थी और उसके बाद लगा कि क्या इसको हराया भी जा सकता है। तब से पार्टी अपनी ताकत को, अपनी संख्या को लगातार बढ़ा रही है। देश के लगभग हर प्रमुख संस्थान पर भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व नियंत्रण कायम कर लिया है। मीडिया, न्यायपालिका और जांच एजेंसी हर जगह, और यहां तक कि चुनाव आयोग तक, इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक जैसे जो संस्थान हैं, ये सभी सरकार के प्रभाव और हस्तक्षेप को हर जगह महसूस कर रहे हैं और आप भी इसको महसूस कर सकते हैं। इसने देश की शिक्षा प्रणाली को अपनी हिंदुत्व की विचारधारा के अनुरूप बनाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में, उनकी सामग्री में बदलाव किया। बदलने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। मतभेद या यहां तक कि असहमति के लिए भी जगह सिकुड़ती जा रही है, ऐसा आरोप मौजूदा सरकार पर लगता है। इस संदर्भ में जो पार्टियां विपक्ष में हैं, उनके लिए 2024 की लड़ाई को न केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई के रूप में देखना सही होगा, बल्कि इसे भारत के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन ये बात कह रहा है। इस लड़ाई को और बारीकी से समझने के लिए आपको इतिहास में झांकना होगा, जैसा कि मैंने टाइटल भी दिया है कि इसको समझने के लिए आपको लोहिया को समझना होगा। 60 के दशक में भी भारतीय लोकतंत्र जैसे आज के खतरे हैं, लगभग उसी तरह के खतरों का सामना कर रहा था। कांग्रेस के प्रवृत्ति ने देश को एकल पार्टी शासन तक सीमित कर दिया था। पार्टी ने 1952, 57 और 62 में भारी बहुमत से इलेक्शन जीता था और 67 में भी उसी दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ रही थी। उस साल ब्रिटिश लेखक नेविल मैक्सवेल ने लिखा था कि भारत अब लोकतंत्र नहीं रह गया है। उन्होंने लिखा, मैं उसको शब्द बताता हूं आपको। उन्होंने लिखा, लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर विकासशील भारत का महान प्रयोग विफल हो गया। ऐसी परिस्थितियों में किसी को हारना होगा और ऐसा लगता है कि सिस्टम तेजी से धराशायी हो जाएगा। जैसी अपेक्षा थी, जैसी की उम्मीद थी, 1967 के चुनाव एकदम अलग साबित हुए। उस वक्त आम चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ होते थे। हालांकि कांग्रेस इस बार भी लोकसभा में बहुमत हासिल करने में कामयाब हो गई, लेकिन जो बड़ी बात हुई वो ये कि आजादी के बाद की ये जीत सबसे छोटी जीत। विधानसभा चुनाव में उसे सबसे बड़ा झटका लगा था। इस दौरान कांग्रेस ने 8 राज्यों में सत्ता गंवा दी थी। उस वक्त दी स्टेटमेंट में छपा था कि पत्रकार एरिक दा कोस्टा ने छापा था, कहा था कि इन चुनावों को 1967 की क्रांति माना जाए। दिल्ली का जिक्र करते हुए कोस्टा ने लिखा था कि केंद्र अभी भी मजबूत है, लेकिन ये एक द्वीप है। अमृतसर से आप हावड़ा तक की लंबी यात्रा करेंगे तो दिल्ली एकमात्र कांग्रेस शासित क्षेत्र है। ये कोस्टा ने अपने उस आर्टिकल में लिखा। यह भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक मौका था, निर्णायक पल था। देश में कांग्रेस का वर्चस्व समाप्त होता हुआ दिख रहा था। उस वक्त गैर कांग्रेसी दलों के बढ़ते भौकाल को, बढ़ते माहौल को देखा जा रहा था और इसका क्रेडिट जिस शख्स को जाता है उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा, आप शुरू में पढ़ भी चुके हैं। समकालीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे वो व्यक्ति, उनका नाम था राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने कांग्रेस के वर्चस्व को समाप्त कर दिया अपनी जिजीविषा से। लोहिया के करीबी सहयोगी समाजवादी नेता मधु लिमय ने अपनी किताब द बर्थ ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म में लिखा था कि लोहिया कांग्रेस के राज और विपक्ष की अक्षमता और अधीनता से इतने ज्यादा नाराज थे कि उन्होंने कांग्रेस शासन को नष्ट करने के उद्देश्य में खुद को समर्पित कर दिया था। ये लिमय की किताब में बाकायदा जिक्र। वो ये मानते थे कि 1967 में जैसी कांग्रेस थी उससे बदतर कुछ नहीं हो सकता। उनका यह भी मानना था कि विनाश के बिना निर्माण संभव नहीं है।
ये उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। 1960 के दशक में लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद की रणनीति विकसित करना शुरू किया और विपक्ष को कांग्रेस के खिलाफ एकजुट किया, जैसा कि इस वक्त इंडिया कर रहा है। उनके गठबंधन रातों रात नहीं बनाए गए। 1962 के चुनाव के ठीक बाद लोहिया ने सबको साथ लाने की प्रक्रिया शुरू की, उस पर काम शुरू किया, लोगों को जोड़ना शुरू किया। उन्हें भारतीय संस्कृति और समाज की गहरी समझ थी और अपनी इस समझ को उन्होंने सैद्धांतिक राजनीति के साथ जोड़ दिया था और वो हमेशा इसको जोड़कर देखते थे। उन्होंने एक ऐसा दृष्टिकोण दिया जिसके पीछे नेताओं का एक हुजूम लगने लगा, एक बड़ा हिस्सा खड़ा होने लगा। हालांकि शुरू में 1967 के चुनाव के वक्त लोहिया के लिए इसको एक सफलता की तरह देखा जा रहा था, लेकिन उनकी पहल का अंत बड़ा त्रासदी भरा रहा। उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस को केंद्र से हटाने में 10 साल का लंबा वक्फा लगा। लोहिया के महत्व को न सिर्फ महागठबंधन या महागठबंधन के कई नेता या इंडिया के कई नेता स्वीकार करते हैं, बल्कि अगर आप नरेंद्र मोदी के भाषण देखें तो वो भी इसको मानते हैं कि उनका क्या महत्व था। आज का जो इंडिया है, आज का जो गठबंधन है, उसमें क्या कोई लोहिया हो सकता है? शायद आप कहेंगे कि नहीं हो सकता, लेकिन सबको साथ लेकर चलने की बात है और कई ऐसे सबक हैं लोहिया के जिसको सीखकर चुनाव जीता जा सकता है और 24 में भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। तो इंडिया को अगर इन चुनावों में, जो भी चुनाव होने वाले हैं या आने वाले 24 के चुनाव में बीजेपी को हराना है, तो उसको इस गठबंधन को आगे चलाने के लिए लोहिया के भी कुछ सबक सीखने होंगे, क्योंकि लोहिया ने जिस तरह से कांग्रेस के पांव उखाड़े थे, अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पांव भी उखाड़ने की, उसी तरह से कवायद करने की जरूरत है और इंडिया शायद उस पथ पे चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो सवाल है कि इंडिया गठबंधन में लोहिया कौन होगा, ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है, क्योंकि अलग अलग तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें अलग अलग चेहरे आपको दिखाई देंगे। आपको वो शख्स, वो नेता कौन लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और इस तरह की और भी रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहिए द ब्लंट मीडिया। मुझे इजाजत दीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर